बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने जो प्रीएम्पशन एक्ट 1991 हमने स्टार्ट किया था उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। प्रीवियसली हमने इस लेक्चर में सिर्फ ये पढ़ा था कि बेसिकली प्रीएम्पशन क्या है, किन किन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर प्रीएम्पशन एक्सरसाइज हो सकती है, किन किन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये एक्सरसाइज नहीं हो सकती। इसके अलावा हमने ये देखा था कि प्रीएम्पशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सेल से रिलेटेड है, सेल ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पर प्रीएम्प्टर या शाफी या शुफा क्लेम करने वाला शख्स सेलर ऑफ द प्रॉपर्टी से ये कहेगा कि पहले मेरा राइट बनता था इस प्रॉपर्टी को परचेज करने का और आपको मुझे ही ये प्रॉपर्टी बेचनी चाहिए थी। उसमें हमने देखा था कि कौन लोग प्रीएम्प्टर हो सकते हैं, और उसमें थे सबसे पहले शाफी शरीक यानी को ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। इसके बाद थे शाफी खलीद यानी जो कि उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से शख्स ईजमेंट्स ले रहा है, ठीक है, राइट ऑफ वे, राइट ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ वाटर या राइट ऑफ पैसेज ऑफ वाटर। और तीसरे नंबर पे था शाफी जार जो कि नेबर या पड़ोसी की डेफिनेशन में आ जाता है। और उसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से आप जरूरत और जरर को साबित करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं कि बेसिकली क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा और इस्लामिक प्रोविजंस इस हवाले से क्या कहती हैं। हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है दैट इज अ वेरी वीक या फेबल राइट, यानी बहुत ही कमजोर सा ये राइट है, क्योंकि प्रॉपर्टी आपने किसी की ऑनरशिप से अपनी ऑनरशिप में लेकर आनी है। तो अब हम इसमें बेसिकली स्टडी करेंगे, स्टार्ट करेंगे सेक्शन 13 से कि इसके अंदर प्रीएम्पशन को क्लेम करने का तरीका, आप डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जाते, डायरेक्टली अदालत में नहीं जाते आम सूट्स की तरह, बल्कि सबसे पहले क्या है कि जैसे ही किसी शख्स को खबर मिलेगी कि जिस प्रॉपर्टी के वो खरीदना चाहता था या जिसके ऊपर वो शुफा क्लेम करेगा, उसको खबर मिली कि भाई वो प्रॉपर्टी सेल हो गई है। अब यहाँ पर इतना सख्त क्राइटेरिया है कि वहां पर जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं कानून में, दैट इज या जजमेंट्स में, वो है जंपिंग डिमांड, ठीक है। जंपिंग डिमांड बेसिकली हमारे पास तलबे मवासबत है, यानी ये पहली डिमांड है। जैसे ही आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि भाई वो प्रॉपर्टी सेल होगी है, आपने उसी वक्त ऐलान कर देना है, ठीक है। जंपिंग का वर्ड इसलिए लिखा जाता है कि इसमें ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को वाज़ेह किया जा सके। इसमें फुकहा यहां तक कहते हैं कि अगर एक बंदा अपनी टोपी उतार रहा है सर से, तो उसके पास इतना वक्त नहीं होगा कि वो टोपी जाकर किसी खूंटी पर लटका दे, यानी कि जो आपके पास 1 या 2 या 3 सेकंड्स हैं वो भी आपने जाया नहीं करने। अगर एक बंदा लेट से कि वो सीढ़ी उसने लगाई हुई है, कुछ फनी सी सिचुएशन बन जाती है ये, और वो नीचे आ रहा है, ठीक है, अब वो उससे नीचे नहीं उतरेगा, वहीं पे खड़े खड़े वो ऐलान करेगा कि भी मैं प्रीएम्पशन क्लेम कर रहा हूं, मैं शुफा क्लेम करता हूं। अगर वो किसी दावत में है, वो खाना खा रहा है, तो वो खाना खाना छोड़ देगा, उसी वक्त कहेगा कि भाई मैं प्रॉपर्टी क्लेम करता हूं। अगर वो मस्जिद में है तो इवन मस्जिद में भी वो ऐलान कर सकता है कि भाई मैं शुफा क्लेम करता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर बात बताने का मकसद ये है कि तलबे मवासबत या जंपिंग डिमांड ये पहली तलब होगी, पहली डिमांड होगी सेक्शन 13 और इस्लामिक प्रोविजन के मुताबिक, जो कि प्रीएम्प्टर शुफा क्लेम करने वाला वो एक सारे लोगों के सामने करेगा, ठीक है। बेसिकली इसका मकसद ये है कि वो लोगों को बता सके और लोगों को वहां पर गवाह बना सके। क्यों? क्योंकि जो अगली डिमांड है दैट इज तलबे इशहाद। अब यहां पर ये कहता है लॉ के विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर अंदर तलबे मवासबत, मतलब आपने पूरी कर दी। तलबे मवासबत के बाद जो बंदे ने प्रॉपर्टी परचेज की है, ठीक है, जो वेंडी है, जिसको मालिक ने सेल कर दी, जो थर्ड पर्सन है जिसको आपके मुताबिक सेल नहीं होनी चाहिए थी, अब अगर आप उसके पास जाते हैं, ठीक है, या उस तक खबर पहुंचती है कि भाई ये शुफा क्लेम हो गया, वो कहता है कि भाई मैंने तो पैसे दे दी हुए हैं, मैंने प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, तो मैं तो देने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं अब मालिक हूं। तो उसमें लॉ ये कहता है कि विद इन 14 डेज जो प्रीएम्प्टर है, जो शुफा क्लेम कर रहा है, वो तलबे इशहाद करेगा। शहादत से इशहाद है, इसके अंदर 2 गवाह उसने लेने हैं, एक तहरीर लिखेगा, 2 गवाहों के उसके ऊपर दस्तखत आ जाएंगे, ठीक है, जो मार्जिनल विटनेसेस का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद वो उसको रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू, जो हम नॉर्मली पोस्ट ऑफिस के जरिए से प्रैक्टिकली भिजवाते हैं, वो वहां से भिजवाएगा।
और उस तक पहुंचा देगा, ठीक है। तो जब वो उसको सर्विस हो जाएगी उस नोटिस की, उस राइटिंग की, उस तलब की, तो ये समझा जाएगा कि ये तलब कंप्लीट हो गई है, हमने कंप्लाई विद कर लिया है, ठीक है। और लॉ में ये भी लिखा है, इसी लॉ में सेक्शन 13 में ही, कि अगर वहां पर कोई दूर दराज का गांव है जहां पर वो मतलब सर्विस अवेलेबल नहीं है, पोस्टल सर्विस, वहां पर वो खुद जाएगा 2 गवाह लेकर और जाकर अपनी तलबे शहादत को कंप्लीट करेगा। अब तलबे शहादत के बाद भी जो वेंडी है जिसने वो प्रॉपर्टी खरीद ली है, वो उसको देने के लिए तैयार नहीं है, रजामंद नहीं है, तो फिर हम तीसरे स्टेप के ऊपर आ जाएंगे, विच इज तलबे खसूमा। खसूमा बेसिकली खसम से निकला है। खसम का मतलब वैसे अरबिक में हम लेते हैं दुश्मन या कंटेस्टेंट इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि बेसिकली तलबे खसूमा वो है कि जहां पर आपने केस को कॉन्टेस्ट करना है। अब ये वो तीसरी स्टेज है, तीसरा आप कह लें कि वो लेवल है जहां पर आप कोर्ट में चले जाएंगे विदाउट वेटिंग फॉर एनीथिंग एल्स, ठीक है। अब जो लिमिटेशन है सेक्शन 30 के मुताबिक वो दी गई है 4 महीने, यानी 4 महीने के अंदर अंदर आपने सूट फॉर प्रीएम्पशन फाइल कर देना है। अब वो 4 महीने की लिमिटेशन आप किस दिन से देखेंगे? जिस दिन रजिस्टर्ड सेल डीड हो गई, यानी कि ट्रांसफर का जो अमल है प्रॉपर्टी का वो तय पा गया, उस दिन से लिमिटेशन शुरू हो जाएगी। अगर आपने रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिए ट्रांसफर नहीं की, आपने सिर्फ म्यूटेशन करवाई है, इंतकाल चढ़वाया अपने नाम, तो जिस दिन इंतकाल चढ़ेगा उस दिन से आप 4 महीने कैलकुलेट कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। अगर इनमें से किसी तरीके से भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की गई, तो जिस वक्त वो बंदा पोजेशन लेगा उस प्रॉपर्टी का, या फिर आप ये कह लें कि इसके बाद भी अगर पोजेशन का भी आपको नहीं पता, तो जब आपके नॉलेज में ये चीज आएगी तो वहां से 4 महीने आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली इस तरीके से ये 4 महीने का आप कहने के लिमिटेशन प्रोवाइडेड है सेक्शन 30 ऑफ द पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991। और इसी तरीके से जब हमने ये कहा था कि ये एक वीक या फेबल राइट है, तो इसके अंदर बड़ा जरूरी होगा कि जहां पर भी कोई भी बंदा प्रीएम्पशन क्लेम कर रहा है, तो कॉमन सेंस क्या कहती है, उसके पास पैसे भी होने चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने के। अब ये हो कि पैसे हैं कोई नहीं जेब में और चल पड़े प्रीएम्पशन क्लेम करने, तो डेफिनेटली जीरो, ठीक है। तो उसमें कोई किसी किस्म की रेमेडी नहीं मिलेगी, बल्कि आपका मुकदमा एट वंस डिसमिस कर दिया जाएगा। अब ये पता करना हो कि एक बंदे के पास कैपेसिटी है या नहीं है, तो फिर ये क्या करेंगे? इसके लिए भी लॉ ने एक तरीका निकाल दिया, और वो है सेक्शन 24। सेक्शन 24 के मुताबिक जो भी बंदा प्रीएम्पशन क्लेम करेगा वो टोटल सेल कंसिडरेशन का 1/3 कोर्ट के अंदर सबमिट करेगा, मैक्सिमम विद इन 30 डेज, ठीक है। 30 दिन से ज्यादा टाइम नहीं ले सकता लॉ के मुताबिक, और कोर्ट अपनी मर्जी से उसको 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 15 दिन का टाइम दे सकती है। इसको हम उर्दू में जरे सोम भी बोलते हैं। जरे सोम, सोम का मतलब क्या होता है? जैसे बचपन में हम देखते थे अव्वल, दोम, सोम, इसको बोलते हैं थर्ड। तो जरे सोम यानी 1/3 ऑफ द टोटल सेल कंसिडरेशन, ठीक है। और लॉ यहां तक क्लियर है कि सेक्शन 27 और 28 के अंदर ये क्राइटेरिया भी दे दिया गया कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस किस तरीके से होगी इन केस अगर कोई इशू आ जाता है। तो यहां पर मैं ये मेंशन भी कर देता हूं, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, ये सेक्शन जो है 27, 28 ऑफ पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट बनते हैं। तो ये बेसिकली सारा प्रोसीजर है प्रीएम्पशन का, कि किस तरीके से एक बंदा जब उसको इंफॉर्मेशन मिलती है तो तलबे मवासबत करेगा, फिर वो तलबे शाद करेगा विद इन 40 डेज, और उसके बाद वो अगर फिर भी काम नहीं बनता तो तलबे खसूमा में चला जाएगा। लिमिटेशन प्रीएम्पशन सूट फाइल करने की 4 महीने है, और उससे पहले उसको जरे सोम डिपॉजिट करना होगा। तो ये बेसिकली प्रोविजंस थी सारी, ये सारा प्रोसीजर था जो कि हमने आज इसको स्टडी किया है। अब इसमें जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस रह गए हैं, छोटी छोटी प्रोपोजिशंस रह गई हैं, उस हवाले से आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, और मेरी कोशिश होगी कि पार्ट 2 के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो इसका पार्ट 3 भी रिकॉर्ड करके आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि ये मैं आपको कुछ समझा पाया होऊंगा। एक आप कॉन्सेप्ट जो है इसका प्रीएम्पशन का, वो आपको कुछ हद तक समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।